गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आज का हमारा मुख्य बिंदु है पृथ्वी का द्रव्यमान और घनत्व, भार और गुरुत्वीय त्वरण के मान में किस तरीके से परिवर्तन होती है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो पिछली कक्षाओं में हम देख चुके हैं, पिछली जो पीरियड था उसमें हम देख चुके हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितनी होती है। आगे देखते हैं यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान और घनत्व। पृथ्वी का द्रव्यमान और घनत्व, चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह पर G बराबर G कैपिटल M अपान R स्क्वायर होती है। समीकरण नंबर 1। इसमें यदि हम द्रव्यमान निकालें तो ये हो जाएगा कैपिटल M बराबर, यहाँ से त्रिज्या गुना कर लेंगे, G R का स्क्वायर बटे हो जाएगी कैपिटल G। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही सबको। चूंकि हम जानते हैं पृथ्वी की यहाँ पर सभी की वैल्यू जैसे रखें तो G का मान होता है 6.67 गुणित 10 का घात ऋण 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है, इसका मान 9.8 गुणित 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और जो पृथ्वी की त्रिज्या है जिसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका मान होता है 6.38 गुणित 10 का घात 6 मीटर। इन सब मान को यदि हम इसमें रखते हैं तो पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पर निकल जाएगी, अर्थात कैपिटल M या पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर ये वैल्यू रखेंगे 9.8 गुणित, यहाँ पर R स्क्वायर है तो ये R का मान है 6.38 गुणित 10 का घात 6 स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगी। और नीचे यहाँ पे कैपिटल G है जिसका मान यहाँ पे रखा गया है 6.67 गुणित 10 का घात ऋण 11। इन सबको यदि हम सरल करते हैं तो पृथ्वी का द्रव्यमान ये आता है 5.98 गुणित 10 का घात 24 किलोग्राम। इस तरीक़ा से हम पृथ्वी का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान बराबर होती है आयतन गुणित घनत्व। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व। पृथ्वी की आकृति इस तरीके से ऐसा गोल है, तो यदि हम इसको गोला माने तो गोले का जो आयतन होगा वो पृथ्वी के आयतन के बराबर होगी, अर्थात यहाँ पर कैपिटल M द्रव्यमान के लिए और आयतन हो जाएगी 4/3 पाई R का घात 3 इंटू यहाँ पे घनत्व है, घनत्व को D से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं D बराबर पृथ्वी का औसत घनत्व। पृथ्वी का औसत घनत्व।
ये समीकरण 1 है, इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। इस मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में मान रखने पर ये हो जाएगा m इक्वल टू एम का मान यहाँ पर आया है GR² अपान कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यहाँ पर m का मान निकला हुआ है 4/3 पाई r⁻³ गुणित d। तो समीकरण 2 में हम इस m के मान को रखेंगे, तो जो m लिखा हुआ है उसके जगह में क्या रखेंगे, ये वाला मान रखेंगे। इसको हटा देते हैं, यहाँ पर रखेंगे 4/3 पाई r⁻³ इंटू d बराबर ये हो जाएगा GR² G। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं d बराबर ये हो जाएगा GR² और ये जो है इसके साथ आ जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r⁻³। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या कैंसिल होती है। तो d का मान निकलेगी, ये r² है, यहाँ पे r⁻³ है, तो r² में से r² कैंसिल हो जाएगा, एक r यहाँ पे बचेगी और ये 3 ऊपर चले जाएगा, तो इसको लिखेंगे 3g और बचा कितना यहाँ पर 4 पाई इंटू कैपिटल G, 4 पाई इंटू कैपिटल G। और ये त्रिज्या r बचा हुआ है, तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण का मान, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान रखेंगे, त्रिज्या का मान रखेंगे और पाई का मान रखेंगे, तो घनत्व निकल जाएगा। तो आगे इसका d बराबर 3 इंटू, चूंकि हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8/4, पाई का मान होती है 3.14, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान होता है 6.67 गुणित 10⁻11 और यहाँ पर r है जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है, तो पृथ्वी की त्रिज्या का जो मान होता है 6.38। इस तरीके से सभी को गुना करेंगे, तो जो घनत्व है पृथ्वी की औसत घनत्व ये निकल जाएगा 5.5 गुणित 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर⁻³। तो इस तरीके से हम पृथ्वी के द्रव्यमान और उसकी घनत्व को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं, वस्तु का भार कितनी होती है। वस्तु का भार, द्रव्यमान और भार दो चीजें हैं। द्रव्यमान, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये जितने ग्राम की होगी या जितने किलोग्राम की होगी वह क्या कहलाएगी, इस वस्तु का द्रव्यमान कहलाएगी। लेकिन यदि हम भार की बात करें तो इस वस्तु का भार क्या होगा, तो यहाँ पे दो चीजें आ रही है, द्रव्यमान और भार, तो दोनों में ये अंतर समझ में आना चाहिए। तो जैसे हम भार की बात करें, वस्तु की भार क्या होती है, तो चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जितने बल से आकर्षित करेगी उसको हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का भार कहते हैं। क्लियर हो गई। तो चूंकि हम न्यूटन की गति के दूसरा नियम से हम जानते हैं, चूंकि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से
बल बराबर द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो ये हो जाएगी F इक्वल टू द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण कितना है g। तो F इक्वल टू क्या हो गया, g हो गया। ये किसके बराबर हो गई, वस्तु के भार के बराबर, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू mg। तो ये निकल गई वस्तु का भार। वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर लिया m, उसका भार यहाँ पर कितना निकला mg। तो इस समीकरण से क्या पता चलता है कि वस्तु का भार उसके गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर निर्भर करती है। क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ पर वस्तु के द्रव्यमान को प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, तो W इक्वल टू mg वस्तु के भार को दर्शाती है, और सूत्र से ये पता चलता है कि वस्तु का भार उसके गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर निर्भर करती है। तो इस तरीके से हम द्रव्यमान और भार दोनों में अंतर समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन किस तरीके से होती है। गुरुत्वीय त्वरण के मान g में परिवर्तन। जब ये भी हम जानते हैं कि जब g का मान पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण की मान होती है वो सभी स्थानों पर एक बराबर नहीं होती है, अलग अलग स्थानों में इसका मान अलग अलग होता है। यदि हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएं, जैसे पृथ्वी की आकृति देखें तो इस तरीका से ऐसा दीर्घवृत्ताकार होती है। यदि इसको हम उत्तरी ध्रुव माने तो ये क्या हो जाएगी, दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है, और ये क्या कहलाएगी, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर आगे बढ़ते हैं, इसकी पृथ्वी की त्रिज्या क्रमशः कम होते जा रही है। ठीक है, तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान बढ़ते जाती है, लेकिन यदि पृथ्वी की सतह से हम ऊंचाई पर जाएं या पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होते जाता है। ठीक, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझा सकते हैं। तो उसमें हम सबसे पहला बिंदु लेते हैं यहाँ पर, पृथ्वी की सतह से जब हम नीचे ऊपर की ओर जाए, पहला टॉपिक क्या ले लेते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ g के मान में परिवर्तन। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ g के मान में परिवर्तन। जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान किस तरीके से प्रभावित होती है या उसका मान में कमी कैसे होती है, इसको यहाँ पे समझते हैं। चूंकि हम जानते हैं, चित्र में देख लेते हैं यहाँ पर, ये केंद्र हो गया, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है और इसकी त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक वस्तु है। ठीक है, तो सतह से पृथ्वी की केंद्र से इस वस्तु की जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, r प्लस h होगा। क्लियर हो गया, चित्र समझ में आ रही है। m द्रव्यमान का एक पृथ्वी जिसका केंद्र कितना है, r है, इसकी सतह से h ऊंचाई पर, यहां से यहां तक h ऊंचाई पर एक बिंदु P है। ठीक है, तो इस बिंदु P का केंद्र से दूरी कितना हुआ, ये दूरी h और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r। तो यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी हो गई, r प्लस h। क्लियर हो गया। तो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा,
क्लियर हो रही है। तो चित्र में हम देख रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इंटू द्रव्यमान बटे त्रिज्या का स्क्वायर, अर्थात g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपान R स्क्वायर होती है। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब यदि हम सतह से, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर पहुंच जाए, ठीक है, तो इस h ऊंचाई पर बिंदु P जो स्थित है उसकी केंद्र से दूरी कितनी हो रही है, r प्लस h हो रही है। क्लियर हो गया। तो इस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, चलिए हम g डैश लेके चलते हैं। h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर g डैश इक्वल टू g और द्रव्यमान चेंज हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं g m डैश, और त्रिज्या r स्क्वायर के जगह में कितना लिखेंगे, r प्लस h का स्क्वायर, r प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, g डैश इक्वल टू जी एम अपान आर प्लस एच का स्क्वायर, इसको हम ले सकते हैं समीकरण नंबर 2। क्लियर हो गई। समीकरण 1 पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। समीकरण 2 h ऊंचाई पर कोई वस्तु रखी गई है, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर तो ये हो जाएगा g डैश बटे g बराबर g कैपिटल M R प्लस H का स्क्वायर, और ये नीचे इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, g कैपिटल M अपान R का स्क्वायर। ठीक है, ये भाग के रूप में है, तो नीचे का जो अंश और हर होता है, हर आपस में अंश जो है हर के साथ यहाँ पे बदल जाती है, तो इसको हम गुना के रूप में लिखेंगे तो लिख सकते हैं g कैपिटल M अपान R प्लस H का स्क्वायर। ये भाग जो है गुना के रूप में चेंज करेंगे तो नीचे हर और अंश आपस में बदल जाता है, तो ये हो जाएगी R स्क्वायर बटे GM। GM से GM कैंसिल, तो यहाँ कितना आया, R स्क्वायर बटे R प्लस H का स्क्वायर। ये मान है g डैश अपान g। ठीक है, तो g डैश अपान g बराबर कितना निकल गया, R स्क्वायर बटे R प्लस H का स्क्वायर। इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 3। क्लियर हो गया। समीकरण 3 को हम और लिख सकते हैं आगे, g डैश अपान g बराबर, इसको लिखेंगे R स्क्वायर बटे R स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस H अपान R पूरे का स्क्वायर। इस समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर बचा g डैश अपान g इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस H अपान R का होल स्क्वायर। 1 प्लस H अपान R का होल स्क्वायर है, इसको अंश के साथ ले जाएंगे तो इसको लिखेंगे
जी डैश अपान जी बराबर 1 प्लस h अपान r का घात -2 हो जाएगी। ये घात धनात्मक है, ऊपर जाने के बाद में क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। या इसको हम लिख सकते हैं जी डैश अपान जी बराबर 1 -2h अपान r। ये जो निकला हुआ है -2h अपान r, ये आता है द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 4। तो इस तरीका से समीकरण 4 और समीकरण 3 जो निकला हुआ है, ये समीकरण 3, इन दोनों के माध्यम से हम जी के मान में परिवर्तन जो हो रही है उसको देख सकते हैं। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते जाते हैं, गुरुत्वीय त्वरण के मान क्रमशः कम होती जाती है। ठीक है, चूंकि समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 और समीकरण 4 से जी डैश छोटी है जी से, अर्थात ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान छोटी है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का। तो समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि ऊंचाई के साथ जी के मान क्रमशः क्या होते जाती है, कम होते जाती है। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि h का मान r की तुलना में बहुत कम होती है। h मतलब क्या है, h मतलब क्या है, पृथ्वी की सतह से h दूरी पर वस्तु है। ठीक है, और पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, r है। तो यदि r h की तुलना में h का मान क्या हो, कम हो, ठीक है ना, उस स्थिति में जो गुरुत्वीय त्वरण होगी उसको हम समीकरण 4 से निकालेंगे, और यदि कम ना हो तो उस कंडीशन पर गुरुत्वीय त्वरण के मान को समीकरण 3 से निकाली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई के साथ कितनी मान में कमी हो रही है, तो इस समीकरण 4 से पता चल रहा है कि 2h अपान r, इतनी मान जो है क्या होती है, कमी होती है। क्लियर हो गया। तो पृथ्वी की सतह से यदि हम ऊपर की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितनी कमी होगी, 2h अपान r की कमी होती है। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से हम आगे और देख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने के बाद गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होती है। आगे हम चलते हैं दूसरा बिंदु, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन, मतलब गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, इसके लिए हम यहाँ पे चित्र देखते हैं। तो चूंकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g बराबर कितनी होती है, g m अपान r का स्क्वायर। ठीक, चूंकि हम ये भी जानते हैं द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व होती है। ठीक है, तो द्रव्यमान को कैपिटल M से दर्शा रहे हैं, तो M बराबर क्या हो जाएगा,
पृथ्वी का द्रव्यमान आयतन, पृथ्वी के आयतन मतलब गोले का आयतन कितनी हो जाएगी 4/3 पाई r का घात 3 गुणित घनत्व। ठीक है, इस मान को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण निकल जाएगा g, m का मान आया यहाँ पर 4/3 पाई r का घात 3 इंटू d, और यहाँ पर कितना है r का स्क्वायर। यहाँ पर r का स्क्वायर है, यहाँ पे r का घात 3 है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, एक r यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, तो g का मान कितना निकला या गुरुत्वीय त्वरण कितना निकला पृथ्वी की सतह पर, g इक्वल टू 4/3 पाई r और ये कितना है d, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है g। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना निकल रहा है यहाँ पर 4/3 पाई r dg। समीकरण 2। चित्र में यहाँ पे देखें, एम द्रव्यमान की एक पृथ्वी दिख रही है जिसकी त्रिज्या कितना है r है। अब यदि इसकी सतह से h गहराई नीचे चले जाए, मतलब यहां से हम कहां पे पहुंच जाए, इतनी अंदर। ठीक है, इतनी अंदर हम नीचे चले जाए, h गहराई नीचे चले जाएंगे, तो यहाँ पर ये एक छोटा गोला दिख रहा है, इस छोटे गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी r माइनस h हो जाएगा। तो यहाँ पर जो त्रिज्या माना था r, वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी r माइनस h हो जाएगी। क्लियर हो गई। तो h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितनी होगी, तो उसको हम g डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश हो तो समीकरण 2 के अनुसार समीकरण 2 के अनुसार g डैश बराबर कितनी हो जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ पर r के जगह हम कितना रखेंगे r माइनस h। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा dg, समीकरण नंबर 3। ठीक, समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग करने पर समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग करने पर ये निकल जाएगा g डैश बटे g बराबर, यहाँ है 4/3 पाई r dg, और यहाँ पर कितना है 4/3 पाई r माइनस h dg। तो ऊपर में लिखेंगे 4/3 पाई r माइनस h dg, और नीचे लिखेंगे यहाँ पर 4/3 पाई r, और यह है कितना dg। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4/3 पाई ये कैंसिल हो गया, dg यहाँ पर भी है, ये d से कैंसिल, g से g कैंसिल, बचा कितना g डैश अपान g इक्वल टू r माइनस h अपान r। ठीक, आगे लिखेंगे
जी डैश अपान जी बराबर आर माइनस एच बटे आर। क्लियर हो गया? या इसको लिख सकते हैं जी अपान जी डैश अपान जी, और यहां पे हम लिखेंगे आर यहाँ पे आर को बाहर निकालेंगे तो लिख सकते हैं 1 माइनस एच अपान आर, और ये नीचे कितना हुआ है आर। आर से आर कैंसिल, जी डैश अपान जी इक्वल टू 1 माइनस एच अपान आर। ठीक है? या जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपान आर, समीकरण 4। तो ये समीकरण 4 से स्पष्ट है कि पृथ्वी की सतह से यदि हम गहराई पर जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान में कमी होती है, और वह कमी एच अपान आर के बराबर, इसके मान के बराबर आती है। क्लियर हो गया? तो इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं या जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से हम नीचे की ओर जाते हैं, क्रमशः जी के मान में कमी होते जाती है। अब समीकरण 4 से ये भी देख सकते हैं, यदि मान ले जाए हम पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाएं, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर यदि हम पहुंचते हैं तो वहां पर H और R दोनों का मान आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर H बराबर R। तो H बराबर R यदि हम समीकरण 4 में रखते हैं तो इसको हम लिखेंगे पृथ्वी के केंद्र पर H बराबर R, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से G डैश इक्वल टू G 1 माइनस H अपान H। तो H अपान H करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। जी डैश का मान कितना आया, 0। तो कहने का अर्थ यह है कि पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो कितनी होती है, 0 होती है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से अलग अलग स्थानों पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होते रहती है, ज्यादा होते रहती है, बदलती रहती है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन को देख सकते हैं। यदि पृथ्वी की केंद्र से दूरी के साथ में जाएं तो उसको एक ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। पृथ्वी की केंद्र से दूरी के साथ जी के मान में परिवर्तन को देखने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं। इधर हम ले लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण के मान को और इस दिशा पे ले लेते हैं दूरी को। ठीक है, तो यहां से यदि हम मूल बिंदु से चलते हैं तो पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर, केंद्र से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं जी का मान क्रमशः बढ़ते जाती है। तो ये वाला जो बिंदु है इसको हम लेते हैं पृथ्वी की सतह, और यहाँ से यदि हम एक लंब डालें तो यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर जो जी का मान है वो सर्वाधिक होगी, जी इक्वल टू जी एम अपान आर का स्क्वायर। अब यदि सतह से
आगे और नीचे की ओर बढ़ें तो सतह से बाहर, पृथ्वी की सतह से बाहर त्वरण का मान क्रमशः कम होते रहती है। ठीक है, तो ये ग्राफ यही बताता है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण सर्वाधिक होती है, उससे बाहर यदि हम चले जाएं तो उसके मान क्रमशः कम होते रहती है। तो इस तरीका से जी के मान में परिवर्तन देखा जा सकता है। थैंक यू।